साल 1303 की बात है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। इस हमले का मकसद चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी को पाना था, लेकिन रानी ने उसके आने से पहले ही जोहर कर लिया। यह देख खिलजी गुस्से से पागल हो गया और उसने चित्तौड़ में तबाही मचा दी। खिलजी के सैनिकों ने जो मिला उसे लूटना शुरू कर दिया। किले का कीमती सामान, तलवारें, खजाना सब कुछ उन्होंने लूट लिया और जाते जाते साथ ले गए चित्तौड़गढ़ फोर्ट के नायाब दरवाजे। ये गेट अष्ट धातु से बने थे। ये क्राफ्टिंग की मिसाल थे। ये बहुत ही बड़े और बेहद खूबसूरत थे, साथ ही इतने मजबूत थे कि कई महीनों तक इन्होंने अलाउद्दीन को किले के बाहर ही रोके रखा। लेकिन अब जब ये हाथ लग गए तो अलाउद्दीन के सैनिक इसे दिल्ली ले आए और दिल्ली लाकर इन्हें दिल्ली के किले में फिट कर दिया। तब से लेकर आने वाले 400 सालों तक ये दरवाजे दिल्ली के किले में ही लगे रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब राजस्थान का एक राजा इन्हें उखाड़ कर वापस अपनी सरजमी पर ले गया। उन्होंने इन्हें जिस किले में लगवाया वो किला था लोहागढ़, और ये दरवाजे उखाड़ने वाले राजा थे जवाहर सिंह, जो राजस्थान की जाट किंगडम भरतपुर के महाराजा थे। जवाहर सिंह राजस्थान के सबसे गौरवशाली राजाओं में से एक महाराजा सूरजमल के बेटे थे। वही महाराजा सूरजमल जिन्होंने मराठों को बचाने के लिए अहमद शाह अब्दाली से दुश्मनी मोल ले ली। वही महाराजा सूरजमल जिन्होंने भरतपुर रियासत को रेवाड़ी, निमराना, मथुरा, मेवात, यहाँ तक कि गुड़गांव तक फैला दिया। वही महाराजा सूरजमल जिन्होंने सुपर इनविंसिबल लोहागढ़ फोर्ट बनवाया। वही महाराजा सूरजमल जिनकी वजह से जाटों ने 200 साल से भी ज्यादा वक्त तक भरतपुर पर राज किया। इतिहास बताता है कि महाराजा सूरजमल के पिता ठाकुर बदन सिंह ने भरतपुर को रियासत बनाया था। भरतपुर और धौलपुर राजस्थान की ये दो ही रियासतें ऐसी थी जिनके राजा राजपूत ना होकर जाट हुआ करते थे। इनमें धौलपुर किंग उदयभान सिंह ऐसे थे जो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जाना चाहते थे। कहते हैं कि उन्होंने धौलपुर को पाकिस्तान में मिलाने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया था। इसके लिए वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान से मिले। हमीदुल्ला खान ने इंदौर, जैसलमेर और जोधपुर के राजाओं से बात की। प्लान ये था कि आधा राजस्थान, वहीं एमपी की वो रियासतें जो राजस्थान और भोपाल के बीच थीं, वो पाकिस्तान में चली जाएगी, ताकि पाकिस्तान और भोपाल में कनेक्शन बन जाए और भोपाल भी बड़ी आसानी से पाकिस्तान को ज्वाइन कर सके। इसीलिए महाराजा उदयभान सिंह और भोपाल के नवाब अपने आसपास के ज्यादा से ज्यादा राजाओं को पाकिस्तान में जाने के लिए मना रहे थे। इधर मेव मुसलमान भरतपुर को मेवात के बाकी इलाकों से जोड़कर नया स्टेट मेविस्तान बनाना चाह रहे थे। उधर ब्रिज के किसान चाह रहे थे कि भरतपुर को यूपी में मिला दिया जाए। लेकिन फिर ये रियासत राजस्थान को कैसे मिली? क्या आजादी से पहले भरतपुर को पाकिस्तान में मिलाने की तैयारियां चल रही थीं? कैसे आजादी के बाद भरतपुर भारत का हिस्सा बना? कौन थे महाराजा सूरजमल जिन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता था? क्या थी कहानी क्वीन किशोरी देवी की जिन्होंने मराठा महारानियों को अपनी शरण में रखा? और क्यों गुस्साए जाटों ने अकबर के मकबरे से उसकी हड्डियों को निकालकर आग के हवाले कर दिया? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है भरतपुर की हिस्ट्री में, जिन्हें जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा और भरतपुर की कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर ईस्टर्न राजस्थान में बसा है भरतपुर। आज भरतपुर फेमस है केवलादेव नेशनल पार्क, लोहागढ़ फोर्ट, डेक पैलेस, खजला मिठाई और ब्रिज फेस्टिवल के लिए। ये राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है और एग्रीकल्चर का हब है। लेकिन सालों पहले भरतपुर एक रियासत था जहां पर राज था महाराजा सूरजमल का। भरतपुर रियासत कैसे बना, इसकी कहानी शुरू करें तो पता चलता है कि पहले यहाँ पर रजवाड़ा नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव थे। इन गांवों में रहते थे किसान और उनका ऑक्यूपेशन था खेती करना। ये इलाका मुगलों के अंडर आता था, इसीलिए मुगलों के फैसलों का असर भरतपुर के किसानों पर भी होता था। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट आया तब जब बादशाह बना औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही कट्टर था
इस्लाम को छोड़ हर धर्म से उसे नफरत थी। इसी वजह से जनता में उसकी इमेज दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वहीं भारत के अलग अलग इलाकों में उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। डेक्कन में मराठे, पंजाब में सिख, राजस्थान में जाट, मेवाड़ और मारवाड़ में राजपूत और असम में अहोम उसके विद्रोह में उतर आए, जिन्हें दबाने के लिए उसे अपनी आर्मी भेजनी पड़ी। इस तरह औरंगजेब अलग अलग बैटल में फंसता चला गया, जिन्हें जीतने के लिए उसे खूब सारा पैसा चाहिए था। इसी वजह से उसने जनता पर टैक्स बढ़ा दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि भारत के लोग पहले ही अकाल से परेशान थे। लोगों को लगा कि औरंगजेब उन्हें मुसलमान ना होने की सजा दे रहा है। ऐसे में उनका गुस्सा भड़क गया। इनमें भरतपुर के किसान भी थे, जो औरंगजेब का टैक्स चुकाते चुकाते तंग आ गए थे। अब गुस्से में इन किसानों ने कैसे औरंगजेब के परदादा अकबर की लंका लगा दी, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1669 की बात है। हुआ यूं कि भरतपुर के किसानों को एकजुट करके गोकुला नाम के एक किसान नेता ने भयानक विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को औरंगजेब ने जैसे तैसे दबाया, लेकिन कुछ सालों बाद विद्रोह फिर भड़क गया। इस बार भरतपुर के किसानों को राजा राम ने इकट्ठा किया और उन्होंने बनाया एक प्लान। वो अपने साथी किसानों को लेकर पहुंचे सिकंदरा, वो शहर जो आगरा के पास था। इतिहास के माने तो उस वक्त भले ही दिल्ली मुगलों की राजधानी थी, लेकिन आगरा उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। अब इस शहर के पास विद्रोह होना मतलब औरंगजेब को डायरेक्ट चैलेंज करना, और ये चैलेंज राजा राम कर चुके थे। वो सिकंदरा पहुंचे, जहां अकबर का मकबरा था। उन्होंने अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियां निकाली और इस्लामिक रिचुअल्स के खिलाफ जाकर उसकी हड्डियों को आग के हवाले कर दिया। ये उस अकबर की हड्डियां थी जिसे मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता था। अकबर की हड्डियों को जलाने की खबर ने औरंगजेब की इज्जत को भी धुआं धुआं कर दिया। नतीजा ये रहा कि औरंगजेब ने एक बड़ी आर्मी यूनिट भेजकर इस किसान विद्रोह को भी कुचल दिया। लेकिन फिर भी ये विद्रोह बंद नहीं हुए और धीरे धीरे मुगलों की ही ग्रिप इस इलाके पर कमजोर होने लगी। कहते हैं कि औरंगजेब जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था, मुगल एम्पायर ऑलरेडी कमजोर होता जा रहा था। उसके इंतकाल के साथ ही ये एम्पायर बिखरने लगा और अलग अलग राजाओं ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। भरतपुर और पूरी ब्रिज भूमि में जाट रहते थे, जो वक्त के साथ साथ किसान से राजा बन गए। उन्होंने मुगलों को अब टैक्स देना बंद कर दिया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो अपने इलाके में आने वाले मुगल व्यापारियों से उल्टा टैक्स वसूलने लगे। जब ये बात उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तक पहुंची, तो रंगीला ने बुलाया जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह काफी समझदार थे और उन्होंने पता लगाया कि जाटों पर दो भाइयों का दबदबा है, जिनमें एक थे मोहकम और दूसरे थे बदन सिंह। खबरियों ने उन्हें बताया कि दोनों भाइयों में फूट है। ऐसे में जयसिंह ने बदन सिंह को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा, आप मेरी शर्त मान लेंगे तो मैं आपको राजा बनने में मदद करूंगा। कैसा शर्त? आप मुगलों से टैक्स नहीं लेंगे, साथ ही उनसे संधि कर लेंगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जिससे खुश होकर उन्होंने बदन सिंह को डीग का महाराजा बना दिया। साथ ही उन्हें ब्रिजराज का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है ब्रिज का राजा। वक्त के साथ साथ बदन सिंह सवाई जयसिंह के अच्छे दोस्त बन गए, जिनके नाम पर जयसिंह ने जयपुर के एक पूरे एरिया का नाम बदलकर बदनपुरा रख दिया। कहा जाता है कि बदन सिंह ने ही जाट किंगडम की शुरुआत की। किसानों वाली अपनी इमेज को चेंज करने के लिए उन्होंने डीग में एक बहुत ही खूबसूरत महल डीग पैलेस बनवाया। वो रियासत का विस्तार कर ही रहे थे कि तभी उनके घर एक खुशखबरी आई और 1707 में उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे के चेहरे पर सूरज सा तेज था, इसीलिए उसका नाम रखा गया सूरजमल। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में यही सूरजमल राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल जाट किंग बनेंगे। सूरजमल को राजा बनाने की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाने लगी थी, क्योंकि महाराजा बदन सिंह की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। इसीलिए 1722 में महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने राजकाज संभालना शुरू कर दिया और सबसे पहला उनका प्लान था एक्सपेंशन का। हुआ यूं कि उस वक्त दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, और रंगीला था कैसा, इसकी एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। जहीरुद्दीन मलिक अपनी बुक द रेन ऑफ मोहम्मद शाह में लिखते हैं
1719 में मोहम्मद शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाली। उनकी उम्र थी 18 साल और असली नाम था रोशन अख्तर। वो जहांशाह के बेटे और औरंगजेब के पोते थे। उनकी कदकाठी मजबूत थी और राजा बनने के बाद वो तीरंदाजी किया करते थे, शिकार पर जाते थे। लेकिन फिर वो अफीम के एडिक्ट हो गए, जिसकी वजह से वो इतने कमजोर होते गए कि घोड़े पर बैठने लायक तक नहीं रह गए। तब लखनऊ से एक कारीगर को स्पेशली बुलाया गया जो घोड़े की काठी बनाता था। अब रंगीला लकड़ी की उस काठी की मदद से घोड़े पर बैठ पाते, वरना अक्सर वो पालकी में ही बैठा करते थे। उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था। दरबार में वो कई बार बिना कपड़ों के भी आ जाते थे। उन्हें पेंटिंग्स और म्यूजिक पसंद थे। वो यमुना किनारे होली खेला करते थे। कहते हैं कि रंगीला को अगर कुछ नहीं आता था तो वो था रूल करना, और इसी की वजह से उनका डर भी नहीं रह गया था। यही कारण था कि आने वाले वक्त में दिल्ली के बाहर मुगलों की पकड़ कमजोर होती गई, जिसका फायदा उठाकर महाराजा सूरजमल ने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात, गुड़गांव, रोहतक और चंबल तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सूरजमल के पावर को हर किसी ने पहचान लिया। लेकिन एक और माइलस्टोन आना अब भी बाकी था, और ये माइलस्टोन था फोर्ट ऑफ लोहागढ़, वो किला जिसे कभी कोई नहीं जीत पाया। इसे द इनविंसिबल फोर्ट ऑफ राजस्थान, माने राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये किला बना कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है जो शुरू होती है 1733 से। उस दौर में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही थी। अरब के लुटेरे दिल्ली पर लगातार हमले करते और जिस रास्ते से वो यहाँ पहुँचते उस रास्ते में था राजस्थान। नॉर्थ से होने वाले अटैक राजस्थान को सबसे पहले झेलने पड़ते। ऐसे में महाराजा सूरजमल ने दिमाग लगाया। उन्होंने डीग से अपना कैपिटल भरतपुर ट्रांसफर किया और भरतपुर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला बनवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। किला बनाने का विचार उनके दिमाग में चल ही रहा था कि इसी बीच उन्होंने एक दूसरे जाट सरदार खेमकरण पर हमला करके उसके ठिकाने को जीत लिया। इस ठिकाने में एक मिट्टी का किला था जो महाराजा सूरजमल को बहुत पसंद आया। यहीं पर उन्होंने अपने सपनों का किला बनवाने की सोची। वो चाहते थे कि किला नई स्टाइल में बने, जिसे एडवांस हथियारों जैसे तोपों और बंदूकों से बचाया जा सके। ऐसे में उन्होंने किले का डिजाइन तैयार करवाया और 1733 में नींव लगने के बाद ये किला बनना शुरू हुआ। किले को बनाने के लिए पहले चट्टानों की मजबूत चिनाई की गई, फिर ईंट की दीवारें बनाई गईं। इन दीवारों को कवर करते हुए मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें और बनाई गईं जो कई कई फीट तक चौड़ी थीं। ये दीवारें किले के चारों तरफ एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह थीं, जिनमें तोप के गोले धंस जाते और किले की मेन वॉल तक पहुंचते ही नहीं थे। किले को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इसके चारों तरफ 60-60 फुट गहरी खाइयां खोदी गई जो 100 फुट चौड़ी हुआ करती थीं। इन खाइयों को इसलिए बनवाया गया ताकि जरूरत के वक्त इनमें पानी छोड़ा जा सके। ये इतनी बड़ी थी कि पानी से भरने के बाद किले का कनेक्शन ही मेनलैंड से कट हो जाता, बिल्कुल किसी आइलैंड की तरह। कहानियां चलती है कि जब जरूरत पड़ती तो इन खाइयों में मगरमच्छ छोड़ दिए जाते, जिनके डर से दुश्मन वैसे ही किले में एंट्री नहीं कर पाते। इतिहास के माने तो लोहागढ़ 2872 मीटर के सरकमफ्रेंस में फैला था। इसमें 34 बुर्ज माने टावर थे, जहां पर खड़े होकर सैनिक दूर दूर तक निशाना लगा सकते थे और चप्पे चप्पे पर नजर रख सकते थे। इस तरह ये किला पूरी तरह प्रोटेक्टेड था। सैकड़ों लोग, खजाने का बड़ा हिस्सा और 8 साल की मेहनत के बाद ये किला बनकर तैयार हुआ, जो लोहे की तरह मजबूत था। इसीलिए इसका नाम रखा गया लोहागढ़। लोहागढ़ भरतपुर की शान था, लेकिन ये वाकई लोहे सा मजबूत था या नहीं, इसका टेस्ट होना अभी बाकी था। लोहागढ़ ने अपने नाम को प्रूफ कैसे किया, इसकी कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि लोहागढ़ बनने के बाद महाराजा सूरजमल मराठों के दुश्मन कैसे बने। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जोधपुर से। जोधपुर पर महाराजा अभय सिंह का राज था, जिनके देहांत के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे राम सिंह। राम सिंह के मामा थे बखत सिंह, जो भांजे के राजा बनने से नाराज थे। उन्होंने राम सिंह को गद्दी से हटा दिया। तब राम सिंह पहुंचे महाराजा सूरजमल के पास। उन्होंने सूरजमल से मदद मांगी और सूरजमल मदद के लिए तैयार भी हो गए। अब इस बात का पता जब बखत सिंह को लगा तो वो पहुंचा दिल्ली के मुगल रूलर अहमद शाह के पास। अब अहमद शाह बखत सिंह के सपोर्ट में आ गए, जिसके बाद मामा भांजे में बैटल ग्राउंड रेडी हो गया। अब एक तरफ राम सिंह और सूरजमल की आर्मी थी।
वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और अहमद शाह का आर्मी कमांडर मीर बख्शी सलाबत खान था। 1750 का ये साल था जब दोनों सेनाओं में भयानक जंग मची। मुगलों की आर्मी बड़ी थी, इसलिए उन्हें जीत का भरोसा था, लेकिन महाराजा सूरजमल उन पर काल बनकर टूट पड़े। उन्होंने सलाबत खान के 2 मेन आर्मी कमांडर्स को मार गिराया, जिसके बाद मुगल आर्मी में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए सलाबत खान को झुकना पड़ा। तब महाराजा सूरजमल ने उनकी जान बख्श दी, जिसके बाद उनकी बहादुरी यानी कि महाराजा सूरजमल की बहादुरी के चर्चे पूरे राजपुताना में फैल गए। लेकिन इस हार से अहमद शाह गुस्सा हो गया और ये गुस्सा उसने निकाला अपने वजीर सफदरजंग पर। उसने सफदरजंग को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली, जिससे दुखी होकर सफदरजंग पहुंचा महाराजा सूरजमल के पास। अब शरण में आए हुए हर शख्स की मदद महाराजा करते थे, ऐसे में वो सफदरजंग को शरण देते हैं। उसकी मदद के लिए उन्होंने मई 1753 में दिल्ली पर हमला कर दिया। कहते हैं कि तब गाजिउद्दीन अहमद शाह का राइट हैंड हुआ करता था, वो ही दिल्ली संभाल रहा था। महाराजा के डर से उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और इतिहास में पहली बार दिल्ली पर जाटों का कब्जा हो गया। 9 मई से 4 जून तक दिल्ली जाटों के कंट्रोल में रही, जिसके बाद अहमद शाह को अकल आई। उसने सफदरजंग को अवध और इलाहाबाद की जागीरें वापस की और तब जाकर महाराजा सूरजमल की सेना फिर से भरतपुर रवाना हो गई। जाते जाते वो अपने साथ एक झूला भी ले गए, लेकिन ये कोई आम झूला नहीं था। ये झूला था नूरजहां का, वो नूरजहां जो कभी दिल्ली पर राज किया करती थी। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम थी। जहांगीर था पक्का शराबी और राजकाज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे में रूल करती थी नूरजहां, और वो राज सिंहासन पर नहीं बल्कि झूले पर बैठकर राज चलाया करती थी। नूरजहां का वही झूला महाराजा सूरजमल के सैनिक उठा लाए और इसे डीग पैलेस में लगवाया गया। लेकिन इधर गाजिउद्दीन ने कुछ ऐसा किया कि मराठे महाराजा सूरजमल के खिलाफ हो गए। गाजिउद्दीन वही जिसके नाम पर गाजियाबाद बना है। गाजिउद्दीन दिल्ली दरबार में कितना अहम था और कैसे उसकी आने वाली जनरेशन ने हैदराबाद पर राज किया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। लेकिन महाराजा से हारने के बाद उसने वो किया जो रामायण में मंथरा ने किया था। गाजिउद्दीन भागकर मराठों की शरण में पहुंचा और मौका मिलते ही उसने उन्हें महाराजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के कान भरे और उन्हें भरतपुर पर हमला करने के लिए उकसाया। मल्हार राव होलकर माने कि महारानी अहिल्याबाई के ससुर, उस वक्त वो खुद होलकर डायनेस्टी के राजा थे और गाजिउद्दीन की बातों में आकर वो महाराजा सूरजमल को अपना दुश्मन मान बैठे। वो भरतपुर पर हमला करने निकले। वो और उनके बेटे खांडेराव ने कुम्हेर फोर्ट को घेर लिया। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि किले में प्रोटेक्शन कितना है, इसीलिए उन्होंने जंग छेड़ दी। उनके हमले को नाकाम करने के लिए कुम्हेर किले के तोपची ने तोप चला दी, जिसका गोला लगा सीधा मल्हार राव के बेटे खांडेराव को और खांडेराव वहीं पर शहीद हो गए। ये नजारा देख मल्हार राव दंग रह गए। वो फिर से इंदौर पहुंचे, बेटे का फ्यूनेरल किया। उन्होंने कसम खाई कि वो महाराजा सूरजमल का सर काट देंगे और तभी से जाट और मराठे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इतिहास बताता है कि इस कड़वाहट को मिटाया एक महारानी ने। जाट और मराठों को दोस्त बनाया एक महारानी ने। अब वो कैसे, तो इसकी कहानी भी कमाल की है। ये महारानी थी महाराजा सूरजमल की वाइफ महारानी हंसिया देवी। महारानी देख रही थी कि एक मुगल के कारण कैसे हिंदू राजा आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मराठा क्वीन जीवाबाई राव सिंधिया को एक लेटर भेजा। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि एक मुगल की वजह से हिंदू राजा आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि एक होकर मुगलों के खिलाफ लड़ने का है। हिंदुओं को समझ आना चाहिए कि उनका असली दुश्मन कौन है। उम्मीद है कि आप ये बात समझेंगी। कहते हैं कि इस लेटर को पढ़कर मराठा क्वीन ने होलकर्स को समझाया, जिसके बाद महाराजा सूरजमल और मल्हार राव होलकर के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। यहीं से जाटों और मराठों के बीच दोस्ती शुरू हुई और वक्त के साथ साथ महाराजा सूरजमल और मल्हार राव होलकर जिगरी दोस्त बन गए। दोनों की यह दोस्ती पानीपत की जंग में कितनी काम आई, इसकी कहानी हम अभी सुनेंगे। कि 14 जनवरी 1761 की बात है। अहमद शाह अब्दाली अपनी भारी भरकम आर्मी के साथ पानीपत के मैदान में खड़ा था। उसके सामने थी मराठों की शक्तिशाली सेना, जिसे लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ।
इतिहास बताता है कि ये वो दौर था जब मराठों की ताकत अपने चरम पर थी। उनके अटैक करने का एक सेटल पैटर्न था जिसमें वो अपनी भारी भरकम आर्मी को लेकर दुश्मनों को घेर लिया करते थे। कई महीनों तक वो दुश्मन के किलों के बाहर डेरा डाले रहते और बाहर से सप्लाई चेन काट देते। इस वजह से कुछ ही महीनों में किले के अंदर राशन पानी खत्म हो जाता और दुश्मन खुद ही सरेंडर कर देता। इस तरह से उन्होंने कई राजाओं को हराया और उनकी बढ़ती ताकत अब दिल्ली के लिए भी खतरा बन गई। इसी डर से दिल्ली के मुगल बादशाह ने अब्दाली को दिल्ली बुलाया, जो अफगान किंग था और पंजाब में लूट के लिए बदनाम था। पंजाब में कहा जाता था कि खाना पीना लाहिदा, बाकी अहमद शाहिदा, यानी जो खा पी लिया वो अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। लेकिन ये लुटेरा मराठों को हरा दे इतना भी पावरफुल नहीं था। फिर मराठे हारे कैसे? तो इसके पीछे की वजह थी ओवर कॉन्फिडेंस। दरअसल लगातार बैटल्स जीतने के बाद मराठे इस वहम में जीने लगे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए वो अपने एडवाइजर्स की बात भी नहीं माना करते थे। ऐसा ही हुआ पानीपत की जंग के दौरान। हुआ यूं, तब मराठों की शक्तिशाली फौज को लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, जिन्होंने जंग से पहले महाराजा सूरजमल से मुलाकात की। इस मीटिंग में महाराजा ने सदाशिवराव भाऊ को ये एडवाइस दी, आप महिलाओं और बच्चों को भरतपुर में ही छोड़ जाएं और अपने साथ सैनिक और जरूरत का सामान ही रखें। और मैं भी इस जंग में मराठों के साथ जाना चाहता हूं। लेकिन साथ ले जाना तो दूर, भाऊ को उनकी एडवाइस तक पसंद नहीं आई। मुझे यकीन है कि मराठों से लड़ने की ताकत किसी में नहीं है, तो अब्दाली क्या खाक हमें हरा पाएगा। हमें तो बस दिल्ली को घेर कर बैठना है, और जब ये होना ही है तो महिलाओं को साथ ले जाने में क्या हर्ज है। महाराजा सूरजमल की एडवाइस उन्हें इतनी खराब लगी कि उन्होंने इसे बुढ़ापे का असर बताया। साथ ही ये जाहिर कर दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। यही वजह थी कि सूरजमल पानीपत नहीं गए और अपनी आर्मी के साथ मराठे पानीपत की तरफ बढ़े। उनके आर्मी के साथ साथ नाचने गाने वाले, सिंगर्स, महिलाएं और बच्चे सब थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन सबको जान बचाकर भागना पड़ेगा। कहते हैं कि पानीपत की जंग मराठों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ी, फिर भी वो हार गए। खुद सदाशिवराव भाऊ शहीद हो गए, जिसके बाद महिलाओं और बच्चों को बचाया मल्हार राव होलकर ने। वो इन्हें लेकर अपने दोस्त महाराजा सूरजमल के पास पहुंचे और महाराजा ने इन सबको भरतपुर में शरण दी। महाराजा ने मराठों की मदद के लिए लोहगढ़ के द्वार खोल दिए। उन्होंने घायल सैनिकों को 10 लाख रुपए की मदद की। उनके दवा, रहने, खाने पीने और कपड़ों का पूरा इंतजाम किया। कई महीनों तक मराठे भरतपुर में ही रहे, जिनका ख्याल खुद महाराजा सूरजमल की दूसरी रानी किशोरी देवी रखा करती थीं। आज भी भरतपुर में कई मराठा फैमिली मिलेंगी जो उस वक्त महाराष्ट्र नहीं लौट पाईं। लेकिन महाराजा सूरजमल ने जो दोस्ती निभाई, उसके बदले में वो खुद अहमद शाह अब्दाली की नजरों में आ गए। कहते हैं कि अब्दाली ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, लेकिन महाराजा गए नहीं। इतना ही नहीं, उनके बेटे जवाहर सिंह ने तो अफगान फोर्स पर अटैक तक कर दिया, जिसके बाद अब्दाली ने महाराजा को एक लेटर में धमकाते हुए लिखा कि अब अगर आपने टैक्स देने में आनाकानी की तो भरतपुर, डीग और कुम्हेर के किलों को धूल में मिला दिया जाएगा। इतिहास बताता है कि महाराजा सूरजमल किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने अब्दाली को खुद लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं आम सा किसान हूँ, जिसकी हिंदुस्तान में कोई खास हैसियत नहीं है। आप जैसा महान शासक बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ मेरा सामना करना चाहता है। सिर्फ नियति ही जानती है कि युद्ध का अंजाम क्या होगा। अगर आप मुझसे जीत गए तो भी आपकी प्रतिष्ठा में शायद ही कोई इजाफा हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपकी शोहरत एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। रहा सवाल मेरे कत्ल का और मेरे राज्य को बर्बाद करने का, तो वीरों को इस बात का कोई डर नहीं होता। रही बात भरतपुर, डीग और कुम्हेर के मेरे किलों की, जिन्हें हुजूर के सरदारों ने मकड़ी के जाले जैसा कमजोर बताया है, तो उनकी परख तो जंग के बाद ही हो पाएगी। महाराजा की इस निडरता ने अब्दाली पर असर दिखाया, जिसके बाद उसने हमला नहीं किया। इसका एक कारण पानीपत की जंग भी थी। कहते हैं कि इस जंग में मराठे भले ही हार गए हों, लेकिन उन्होंने अब्दाली को भी काफी कमजोर कर दिया था, इसीलिए वो वापस चला गया। और इसी का फायदा उठाकर महाराजा सूरजमल ने आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मेरठ, रोहतक, रेवाड़ी, यहाँ तक कि फर्रुखनगर और मेवात तक को जीत लिया, जिसकी वजह से दिल्ली का मुगल बादशाह
टेंशन में आ गया। इतिहास बताता है कि यह वो दौर था जब दिल्ली के बादशाह कठपुतली बन गए थे। उनके बिहाफ पर राज करते थे अफगानी सरदार, और इस बार सरदार था रोहिल्ला वजीर नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला को अब्दाली की शय थी, लेकिन वो ये जानता था कि प्रॉपर बैटल में वो महाराजा सूरजमल को हरा नहीं पाएगा। इसलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें था धोखा, और ये धोखा दिया उसने 25 सितंबर को। 25 सितंबर 1763 महाराजा सूरजमल अपने कुछ साथियों के साथ हिंडन नदी के किनारे से गुजर रहे थे। यहीं पर नजीबुद्दौला की सेना घात लगाए बैठी थी, जिसने अचानक महाराजा पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले का जाटों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन फिर भी वो इस धोखे का शिकार हो गए और महाराजा सूरजमल इस जंग में शहीद हो गए। उनके देहांत से पूरा भरतपुर जल उठा। बदला लेने के लिए उनके बेटे महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इस जंग को वो करीब करीब जीत ही गए थे कि नजीबुद्दौला उनसे माफी मांगने आ गया। तब महाराजा के सरदारों ने उन्हें जंग रोकने की सलाह दी, लेकिन महाराजा ने ये शर्त रखी कि नजीब को नुकसान की भरपाई करनी होगी। उन्होंने नजीबुद्दौला को 60 लाख रुपए का बिल पकड़ाया, जो आज के हिसाब से करोड़ों में था। ये पैसा लेकर वो वापस भरतपुर रवाना हुए और जाते हुए अष्टधातु से बने वो बेशकीमती गेट भी उखाड़ ले गए, जिन्हें 461 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से लेकर आया था। इन गेटों को उन्होंने दिल्ली की दिशा में लगाया, ताकि दिल्ली वाले देख सकें कि कैसे उन्होंने दिल्ली पर फतेह पाई है। दिल्ली पर फतेह की याद में उन्होंने एक बुर्ज बनवाया, जिसका नाम रखा गया जवाहर बुर्ज। आने वाले वक्त में भरतपुर किंग्स की ताजपोशी भी इसी बुर्ज पर की जाने लगी, और अब यहीं से भरतपुर में डेवलपमेंट का दौर भी शुरू होता है। कहते हैं कि भरतपुर में ज्यादातर जनता किसान थी, जिनके बेटरमेंट के लिए महाराजा सूरजमल ने खेती में कई सुधार किए। कहते हैं कि उन्होंने भरतपुर के एग्रीकल्चर को इतना एडवांस बनाया कि सालों बाद जब राजस्थान बना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भरतपुर को दिया गया। यहाँ पर जाटों के साथ मेव मुसलमान भी बड़े आराम से रहते थे। किसी भी जाट किंग ने धर्म के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया। महाराजा की जब डेथ हुई तब तक उन्होंने भरतपुर के खजाने को 10 करोड़ तक पहुंचा दिया था। उनका रोल सिर्फ भरतपुर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी ब्रिज भूमि के लिए गोल्डन पीरियड था। खैर, जवाहर सिंह के बाद भरतपुर पर जनरेशन वाइज अलग अलग जाट राजाओं का राज चलता रहा, लेकिन अब बारी थी लोहागढ़ की अग्नि परीक्षा की, जो तब शुरू हुई जब भारत पर अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में पैर पसार रहे थे, तभी आयरलैंड में उनका विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश किंग जॉर्ज III ने आयरलैंड भेजा लॉर्ड जेराल्ड लेक को। जेराल्ड लेक बहुत ही खतरनाक था। उसने आयरलैंड जाकर जबरदस्त तबाही मचाई। उसने एक भी विद्रोही को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि जिसे पकड़ा उसे सीधा जान से मार दिया। इसी वजह से आयरलैंड में डर का माहौल बन गया। हालात ये हो गए कि लोग लेक के नाम से कांपने लगे। आयरलैंड की रिवोल्ट को खत्म करवाकर जब वो ब्रिटेन पहुंचा तो वो अंग्रेजों का हीरो बन चुका था। ब्रिटिश किंग ने उसे कई इनाम दिए और फिर भेजा हिंदुस्तान। यहाँ लॉर्ड लेक ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ बनकर आया और बैक टू बैक बैटल फाइट करता गया। उसने अलीगढ़, प्रतापगढ़ और दिल्ली को जीता, और 1803 में हुई जंग में उसने मराठा किंग दौलतराव सिंधिया की आर्मी को करीब करीब पूरी तरह खत्म करके रख दिया, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने उसे पेरिस के टाइटल से नवाजा। और इस रिवॉर्ड से खुश होकर उसने अगला हमला किया इंदौर पर। इंदौर पर महाराजा यशवंतराव होलकर का राज था। यशवंतराव होलकर क्रांतिकारी विचारों के थे और लेक को ये बात पसंद नहीं थी। 2 जनवरी 1905 का वो दिन था जब ब्रिटिश फोर्स ने इंदौर पर अटैक किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि महाराजा तो पहले से ही भरतपुर पहुंच चुके हैं। भरतपुर के महाराजा थे रणजीत सिंह, जो यशवंतराव के दोस्त थे। उन्होंने शरण में आए हुए अपने दोस्त को लोहागढ़ के किले में ठहराया। अपने दादा महाराजा सूरजमल की तरह मराठों की रक्षा करते हुए उन्होंने भी दुश्मनी मोल ली, और ये दुश्मनी थी उनकी लॉर्ड लेक से। हालांकि भरतपुर पहले ही अंग्रेजों से संधि करके प्रिंसली स्टेट बन चुका था। ऐसे में उन्हें लगा कि महाराजा यशवंतराव को उन्हें सौंप देंगे, लेकिन महाराजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर लेक ने लोहागढ़ पर अटैक करने के लिए भरतपुर में सेना भेजी। 2 जनवरी 1805 लॉर्ड लेक अपनी आर्मी लेकर भरतपुर पहुंचा, लेकिन यहाँ पर लोहागढ़ किले को देख उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आया
कि किले को जीता कैसे जाए। वो 5 दिनों तक तो स्ट्रेटजी ही बनाता रहा और फिर पहला अटैक किया 7 जनवरी को। 2 दिन तक लगातार हमला करने के बाद 9 जनवरी को ब्रिटिश आर्मी किले में एंटर करती है, लेकिन अंदर से जाट सोल्जर्स ने इतना भयानक हमला उन पर किया कि अंग्रेजों के 400 सैनिक मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल मिडलैंड इस अटैक को लीड कर रहे थे, जो जानलेवा रूप से घायल हो गए। उनका ये हाल देख अंग्रेजों का मोराल डाउन होने लगा। फिर भी लेक के डर से ब्रिटिश फोर्स के सिपाही पीछे नहीं हटे और दूसरा हमला उन्होंने किया 16 जनवरी को। इस हमले को बेअसर करने के लिए भरतपुर के सैनिकों ने खाइयों का इस्तेमाल किया। उन्होंने खाइयों में पानी भर दिया और उनमें जानलेवा मगरमच्छ छोड़ दिए। इस वजह से अंग्रेजों के 500 सैनिक मारे गए। फिर भी उन्होंने 20 फरवरी को तीसरी बार हमला किया। इसके बाद एक और अटैक और फिर 22 फरवरी को आखिरी बार हमला किया। इस हमले में भी लेक के सैकड़ों सैनिक मारे गए, जिसके बाद उसने घुटने टेक दिए। कहते हैं कि इस हमले में अंग्रेजों के 3292 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद लॉर्ड लेक की जबरदस्त किरकिरी हुई। अब वो लोहागढ़ के आगे और नहीं टिक सकता था, इसीलिए वो वापस लौट गया और अपने सारे खुंदक अपने सैनिकों पर उतारी। इस हार से बौखलाए लेक ने अपने घायल सैनिकों को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। विंग कमांडर मुकुंद श्रीधर नरवणे सैन्य इतिहास के एक बढ़िया स्कॉलर माने जाते हैं। इन्हीं के बेटे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारत के 28वें आर्मी जनरल रहे थे। नरवणे सीनियर का भारत में हुई लड़ाइयों और किलों पर जो काम है उसकी काफी सराहना होती है। उनकी एक बुक है बैटल ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें 1805 में हुई लोहागढ़ की लड़ाई का जिक्र मिलता है, जिसमें विंग कमांडर नरवणे लिखते हैं, चौथा हमला नाकाम करने के बाद सर जेरार्ड लेक को वापस लौटना पड़ा। भरतपुर में लोहागढ़ किले के असफल कूच में कुल 3292 ब्रिटिश फौजी मारे गए, जिसका सबसे बुरा हिस्सा ये था कि जो ब्रिटिश सैनिक जख्मी होकर वहां गिरे, उन्हें लेक ने मरने के लिए छोड़ दिया। उन्हें तड़पता देख किले के अंदर से लोग बाहर आए और उन्हें मारकर दर्द से आजाद करवाया। खैर, इसके बाद अंग्रेजों, होलकर और भरतपुर में संधि हो गई। मामला शांत रहा और लोहागढ़ अजय। अंग्रेजों पर यह जीत महाराजा रणजीत सिंह के लिए बहुत बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने इसकी याद में किले पर फतेह बुर्ज बनवाया। इसके बाद 1947 तक भरतपुर पर अलग अलग राजाओं ने राज किया, जिसमें महाराजा किशन सिंह खास इसलिए थे क्योंकि असल में वो ही थे जिन्होंने रोल्स रॉयस से झाड़ू लगवाई थी। कहते हैं कि एक बार महाराजा लंदन में थे, तभी वो रोल्स रॉयस के शोरूम में गए। वहां उनके कपड़ों को देख शोरूम के स्टाफ ने उनका मजाक उड़ाया। इस बात से खफा होकर उन्होंने कई सारी गाड़ियां एक साथ खरीद ली और उन पर झाड़ू बंधवाकर उन्हें पूरे भरतपुर में घुमाया। ये गाड़ियां सड़कों की सफाई करती और कचरा उठाती। ये खबर जब अखबारों की सुर्खियां बनी, तब शोरूम के मालिकों ने उनसे माफी मांगी। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये अलवर के राजा जयसिंह ने किया था, जबकि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ऐसा करने वाले राजा भरतपुर के किशन सिंह थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भरतपुर के महाराजा थे विजेंद्र सिंह, जिन्होंने धौलपुर किंग उदयभान सिंह की तरह पाकिस्तान में जाने के लिए पैंतरेबाजी नहीं की, बल्कि भारत में उन्होंने अपनी रियासत को मर्ज कर दिया और अब बारी थी इसके राजस्थान का हिस्सा बनने की। लेकिन भरतपुर को राजस्थान में मिलाना इसे भारत में मिलाने से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि इसे यूपी में मिला दिया जाए। मेव मुसलमान चाहते थे कि भरतपुर और आसपास के मेव इलाकों को मिलाकर एक अलग स्टेट मेविस्तान बना दिया जाए। कुछ किसान चाहते थे कि इसे अलग से ब्रिज प्रदेश बनाया जाए, लेकिन सरदार पटेल ने किसी की नहीं चलने दी। उन्होंने भरतपुर का विलय राजस्थान में कर दिया और आज ये राजस्थान का खूबसूरत शहर है, जहां डीक पैलेस, किशोरी महल, महल खास, हंसा रानी पैलेस, मथुरा द्वार और नारायण गेट देखने लायक है। लोहागढ़ का किला आज भी यहाँ उसी शान से खड़ा है। नूरजहां का झूला और चित्तौड़ के गेट आज भी दिल्ली पर जाटों की जीत की कहानी कहते हैं। महाराजा सूरजमल की वीरता से जुड़े लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग्स पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। वहीं इतिहास में जब भी महान जाट किंग का जिक्र होगा तो महाराजा सूरजमल का नाम सबसे पहले आएगा। खैर, ये थी भारत की एक और रियासत जिसका भारत के इतिहास में कितना इंपॉर्टेंट रोल था, ये हमने आपको बताया।
अगर आप भरतपुर से हैं तो वहां से जुड़ी कहानियां हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ, किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।